नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગદ્ય અભ્યાસ એક યાત્રા યાદી ભાગ 2 માં આપણે જોઈશું કહાનીમાં આગળ શું થાય એ પહેલા પુનરાવર્તન રૂપે આગળની કહાની થોડી સમજી લઈએ। લેખક જે છે એ યાત્રાળુ છે, બીજા શહેરમાં જતા રહે છે। અચાનક એમને ગ્વાલિયર દવાખાને જવાની ઈચ્છા થાય છે। એમના પત્નીને લઈ અને એ પણ સાથે લઈ જાય છે। ત્યાં એક રિક્ષાવાળા સાથે પરિચયમાં આવે છે અને ત્યાં એક રાત ત્યાં રોકાય છે। રિક્ષાવાળા સાથે એમને એની વાતચીતથી લઈ અને એક આત્મીયતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે। રિક્ષાવાળો પોતાની બધી જ જેમાં જે ઘટનાઓ બનેલી છે એ ઘટના વિશેની માહિતી આપે છે। આગળ આપણે જોઈએ, लड़की को थाने ले जाते हैं। थानेदार भी थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसमें भी थोड़ी मानवता है, इसलिए वह सोचता है कि उस लड़की को अगर उसके माँ बाप को पकड़ कर यहाँ ले आएंगे तो हो सकता है कि इसका क्या होगा बाद में। इसलिए असमंजस में पड़ जाता है कि क्या करें। थोड़ी देर चुप हो जाता है थानेदार और फिर एकाएक मतलब अचानक बोल देता है। थानेदार मोहन से कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? मोहन ने न में सिर हिलाया। मोहन ने कहा नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं करो? लड़की तुम्हारी परिचित है, तुम इसे पहचानते हो। एक तरफ उसकी जिंदगी का सवाल है, तो तेरी भी शादी नहीं है तो तू खुद इससे शादी कर लो। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। मोहन के सामने एकाएक ये प्रस्ताव जो रख दिया तो वो सोच में पड़ जाता है कि अब जवाब क्या दे। परिचित लड़कियां लेकिन कभी इसके बारे में ऐसा सोचा नहीं है, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई भी क्या है। थोड़ी देर बाद क्या, अगर मैं भी कवारा हूं, इसके साथ शादी हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? लड़की पहचान वाली है, अच्छी है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ ली, लड़की को तो पूछ लिया, आप मुझे तो पूछ रहे। थानेदार ने उससे भी पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लड़की ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा कि हाँ मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 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 क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह भी कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाह रहे थे। मेरी जो भाभी हैं वो चाहती थी कि मेरी शादी उसकी बहन से हो जाए। क्यों ऐसा? तो एक तो मोहन के माँ बाप जो हैं वो बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर गए थे, स्वर्गलोक गए थे। तो अब मोहन को भाई और भाभी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने, उनकी भाभी ने सोचा कि अच्छा है कंवरा है और उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उसकी जो बहन है उससे इसकी शादी करा दे तो दोनों बहनें साथ में रह सकती हैं। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। भाभी की जो बहन है बहुत सुंदर है और कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। वहां कोई संकट नहीं है, वहां पर कोई संकट नहीं है। यहाँ तो इस लड़की की जान खतरे में है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है और सबसे अहम बात है कि वह संकट में है। लड़की परिचित है, सुंदर है और सबसे बड़ी बात कि इस समय वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई है, संकट में आ गई है। इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मारे। इसके साथ अगर मेरा विवाह हो जाता है तो वो अच्छी बात है और ये
एक मानवीय जो भाव है हृदय में, ये भी इसके प्रति मेरा व्यक्त हो सकता है। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो ना हो जाएगा, चलो शादी कर लेते हैं इसके साथ, लेकिन ये एकदम थोड़ी हो जाएगा। इस समय लड़की अपने घर से भागी हुई है। यदि लड़की घर से गई तो फिर कहीं देश जाने का संकट। जो छोकरी ने पाछी घरे मोकले त्याने मા બાપ ફરી એને વેચી મારે, मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। जो हूँ एमने साथे मारा घरे ले जाऊं तो भाई ने भाभी नाराज થાય। भाभी तो અમે નારાજ થાય કે એમની બેન સાથે તારું લગ્ન કરવાનું હતું અને તું બીજી કોઈને લઈ આવી। બીજી વાત, એના મા બાપ છોકરીને બગાડવાનો આરોપ મૂકી દે तो आने पुलिस स्टेशन में जाऊँ पड़े। मेरे ऊपर माँ बाप, लड़की के माँ बाप लड़की भगाने का केस कर सकते हैं। जब मैंने थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखा जाएगा। तो चिंता मत कर, लड़की को उसके माँ बाप के घर नहीं भेजेंगे, तुम्हारे साथ नहीं। कुछ दिनों के लिए जो नारी निकेतन है, नारी सुरक्षा के लिए जिन नारियों को रखा जाता है, पीड़ित नारियों को, तो वहां पर इसको कुछ दिन के लिए रख देते हैं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर लिखवा, लड़की के द्वारा शिकायत भी लिखवा लेते हैं कि उसके माँ बाप ने उसे इस तरह से परेशान किया। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में मेरी शादी की। उस थानेदार ने 15 दिन के बाद मोहन और उस लड़के की शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? थानेदार पुलिस वाला, हवा पुलिस वाला क्या आवाज से? मुझे इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन कैसे कि आवा पण थानेदार હોય છે, पुलिस वाला आवा पण હોય છે કે જે બીજાની સમસ્યા આવી રીતે દૂર કરી શકે છે। આવા માનવીય ભાવ થાનેદારમાં એટલે કે पुलिसમાં મોટા ભાગે જોવા મળતા નથી। लगता है कथा सुन रहा हूँ, ऐसा लगता है कि कोई कथा है और तुम कोई कथा सुना रहे हो। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन वह थानेदार कवि भी है। वो थानेदार था लेकिन साथ में एक कवि भी था, और उसकी जो कविताएं हैं वो मानवीय भावों से भरी रहती है। कवि सम्मेलनों में जाता है और अपने जो मन के जो भाव हैं उन भावों को वो प्रकट करता है। इसकी कविता संवेदना से એટલે કે सहानुभूति भरेली હોય છે। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ जाता है। हाँ, तब कोई ना कोई क्षेत्र में कोई मसीहा એટલે કે દેવદૂત દરેક ક્ષેત્રમાં ગમે ત્યાં જોશો, સર્વત્ર ભ્રષ્ટાચાર નથી, સર્વત્ર ખરાબ માણસો નથી, દરેક જગ્યાએ સારા માણસો તમને જોવા મળશે। એક ખરાબ છે એનો મતલબ સમગ્ર સંસાર ખરાબ છે એવું માની લેવું એ ઘણું ભૂલ ભરેલું છે। એટલે અહીંયા લેખક કહે છે કે ભાઈ हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा देवदूत बनकर आ जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। हाँ, इसीलिए मैंने उस लड़की से शादी कर दी तो भाई और भाभी दोनों मुझसे खफा हो गए। खफा हो गए मतलब नाराज हो, दोनों नाराज हो गए और मुझे घर से निकाल दिया। जैसे कि बन्ने नाराज થઈ જાય, મને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો। एक तो भैया मैंने उनकी साली से शादी की। भैया ने इसलिए निकाला कि मैंने उनकी साली से शादी नहीं की। दूसरी बात कि जिस लड़की से शादी हो गई वो लड़की किसी और जात की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? लेकर कहे इसलिए तुम ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह कठिन था। निबाह मतलब गुजारा होना। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न यानी कि व्याकुल करता था। अपनों के साथ रहकर भी अपनापन यदि हम महसूस न करें और परायों के साथ रहकर अपनापन महसूस करें
तो दोनों में से अच्छा क्या होगा कि पराये के साथ रहकर अपनापन महसूस करना, ये प्रीति करे, मन को अच्छा लगने वाला है। हाँ, मन को व्याकुल जरूर कर देता है, दुखी जरूर करता है कि अपनों के साथ रहकर भी हम अपनापन महसूस नहीं कर सकते। सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, यहाँ तो चलाया ग्वालियर, लेकिन मेरे लिए यहाँ नौकरी थोड़ी रखी थी कि चलो भाई आ गया और नौकरी शुरू हो गई। बस ऑटो का दामन थाम लिया, दामन थामना मतलब पल्लू पकड़ना, ऑटो का पल्लू पकड़ लिया और उसी के सहारे अब जी रहा हूं। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, लेखक कहते हैं मोहन तुम बहुत बड़ा हो, तुम्हारा दिल बहुत उदार है, इस प्रकार से कोई कौन ऐसा कर सकता है। बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते, जो बड़े लोग होते हैं वो नारी के हित के लिए बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं। बड़ी बड़ी जो कवि लोग हैं वो स्त्री सम्मान के लिए बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं। वो केवल लिखते हैं, उसे अपने जीवन में कभी नहीं लाते हैं। लेखक लेख लिखते हैं, कवि कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में वो नहीं उतारते हैं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। तूने तो एक सहज भाव से जो जिस लड़की का जीवन अस्त व्यस्त होने वाला था, ऐसी लड़की को का जीवन तुम्हें बचा लिया और अपने जीवन के साथ सम्मान पूर्वक रहा, उसे भी सम्मान पूर्वक अपने साथ रहने के लिए तुमने उनका साथ दे दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष हुआ। मोहन कहता है कि ये जो कार्य किया मुझे संतोष है कि मैंने जो कुछ किया वो एकदम अच्छा किया। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से बची। मोहन कहता है कि मैंने उसे एक बार संकट में जब आई तो मैंने उस संकट से उसे बाहर निकाला, लेकिन अब वो मेरी जीवन संगिनी है। जब जब मेरे ऊपर कोई संकट आता है तो वह मुझे उस संकट से उबारती है। उबारना मतलब बचाना। उसने एक बार मैंने उसे बचाया, लेकिन वो मुझे बार बार बचा रही है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई, वह हमारे मन में इतना बड़ा लेखक के हृदय में मोहन के प्रति जो भाव था वो भाव एक और भी ज्यादा बढ़ने लगा। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपए का नोट देने लगा, वह बोला रहने दीजिए। लेखक को वापस अपने गांव जाना था। मोहन के अपनी ऑटो लेकर उसे स्टेशन तक लेकर आता है। समय हो गया गाड़ी आने का और लेखक ने अपनी जेब से પોતાના ખિસ્સામાંથી 500 રૂપિયા કાઢી અને મોહનને આપે છે। ઓટો ડ્રાઈવરને मोहन मना कर देता है, ये ना पाड़े छे, नहीं बाबूजी રહેવા दो। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक એટલે કે મહેનતાણું, તારી મહેનત છે। બે દિવસ તો અમારી સાથે ફરે છે એટલે તારું મહેનતાણું છે 500 રૂપિયા। કોઈ દાન થોડી દે, અમે તમને દાન થોડી આપું છું, તારી મહેનત છે, તારી મહેનતના પૈસા અમે તને આપીએ છીએ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। मोहन कहता है कि मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, मैंने माँ बाप नो प्रेम नहीं મળ્યો। बचपन में से ना माँ बाप तो मरी गया था, पर कल से ही लग रहा है कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। मोहन कैसे के मने कल से એવું લાગે છે કે મારા મા બાપ મને મળી ગયા છે અને એ જે સુખ મળ્યું મને, એ સુખની કોઈ કિંમત નથી। પૈસા તો બીજા પણ કમાઈ લઈશ, બીજા ગ્રાહકો પાસેથી કમાઈ લઈશ। यानी कि बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसे का कोई मोल नहीं है।
पैसा तो मैं और लोगों से भी कमा सकता हूँ, लेकिन यह तो बहुत, लेकिन बेटे मेरी भी तो सोचो, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर, तो मुझे माँ बाप कहता है तो मेरा पुत्र हुआ, और पुत्र होने के नाते मैं तुम्हारा पिता हूं, तो मैं तेरा शोषण कैसे करूं? तूने 2 दिन मेहनत की है तो इसका पैसा तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन यह तो बहुत है। मोहन कहता है कि तो बहुत ज्यादा है, 500 रुपये नहीं, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो गया। मोहन कहता है कि इतना पैसा लूंगा तो मैं, मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आपका शोषण किया। या तो अगर 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा, 500 नोट ले 300 पाछा आता है, तेनी पासे 200 रहा। बोला मुझे इतना पराया ना कर दीजिए बाबू, हाँ जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बोला ली, જ્યારે ગ્વાલિયર આવો મને પરાયો ના કરશો, જ્યારે ગ્વાલિયર આવો ત્યારે મને બોલાવજો। મારો ફોન નંબર તો તમને આપેલો છે, लेकिन मेरी एक शर्त, लेखक कहते हैं क्या तने बोलाइश पर मारी एक शर्त, શું क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप लेने पड़ेंगे, 500 रुपये तारे लेवा પડશે, तो ज અમે બીજી વાર આવીશું તને બોલાવીશ। अब मोहन को थोड़ा मन में धर्म संकट जैसा, अगर पैसा नहीं लेता है तो माँ बाप का प्यार चला जाएगा, अगर लेता है तो ऐसा लगता है कि अब उसने अपने माँ बाप से पैसे लिए, तो धर्म संकट में पड़ जाता है। न चाहते हुए भी वापस 300 रुपये लेकर मोहन ने अपनी जेब में रख दी। जैसे कह रहा हूं या कैसी शर्त रख दी बाबूजी, आ केवी शर्त मूकी दीधी, लव तो पण तकलीफ, ना लव तो पण तकलीफ। कुछ क्षण बाद बोला बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, तमारो नंबर पर मारी पास आई गयो छे, कभी कभी फोन करता रहूं। मोहन लेखक से कहते हैं कि मैं, क्या आपका नंबर तो मेरे पास है, मेरा नंबर आपके पास है, तो क्या मैं आपसे फोन कर सकता हूं बाद में? हाँ भाई शौक से, हाँ केम नहीं, खुशी थी तो करी शुरू मैंने फोन, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैंने पण सारू लागशे, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं। मोहन कहता है कि मैं फोन तो करूं, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं अभी तक, अब आप तो जा रहे हो। हाँ मैं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। लेखक अपना नाम बता दिया, मेरा नाम सत्यकेतु है और ये मेरी पत्नी है, इसका नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। जेवा लेखक स्टेशन की अंदर जाए छे त्यारे एक आत्मीय भाव हृदय में राखी अने मोहन रिक्शावाळो ए एमनी सामे जोई रहे छे। अहींया मित्रों आपणे आ कहानी पूर्ण करीए छीए। स्वाध्यायना जे प्रश्नों छे ए प्रश्नों तमारे लखी लेवाना छे।